दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने सिंपल क्या बताया था, थोड़ा सा उसे एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैसे मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि मैट्रिक्स में क्या चीज़ होता है, क्या उपयोग है, थोड़ा बहुत ये बताया था। मैट्रिक्स का कोटि बताया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कल का लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कोटि में सिंपली हमने ये देखा था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, तो जैसे कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए हम एक बार लिख देते हैं। जैसे सिंपल हमने कहे 2 3 5 1 7 1 7, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स अगर लिख दिए तो ये यहाँ पर उसके बाद इसका कोटि क्या होगा, आप कहेंगे 1 2, कितने पंक्ति हैं 2, कितने कॉलम है 3। तो यही चीज हमको इसमें बताना था कि ये जो पहला है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पंक्ति को, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसमें कितने पंक्ति हैं 2, अब उसके बाद कितने कॉलम है तो 3 कॉलम है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, अवयव, तो उसी को बोलते हैं एलिमेंट, इंग्लिश हो गया, और अवयव हो गया इसका हिंदी। तो यानी 6 अवयव हैं। अब 6 अवयव का हम निरूपण कैसे करेंगे, यही चीज यहाँ पर ये बताता है कि अवयवों का निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए, अवयव को सिंपल अगर देखा जाए तो अल्फाबेट जो अंग्रेजी का होते हैं उसमें बड़े अक्षरों से हम अवयव को निरूपण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें a बराबर इतना, फिर हम कह दें b बराबर कोई अन्य मैट्रिक्स हो गया, फिर यहाँ से x बराबर कोई अलग मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बड़े अक्षरों से हम सिंपल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और छोटे अक्षरों से जो इंग्लिश के छोटे अक्षर हैं इनमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है भाई ए को। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ए ए ए, चलिए इतने का ही लेकर चलते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस चीज को, ये हमेशा बहुत बाहर आता है काम में। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो अभी तो खैर आपके लिए 3 क्रॉस 4 का है, चलिए इसी पर हम सीमित कर देते हैं, 3 क्रॉस 4 पर ही, उसके आगे बता देंगे। तो अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 12। पहला एलिमेंट देखिए नाम कैसे लिखा था इसका, देखिए इधर से जब हम चलेंगे, पहले चलेंगे भाई पंक्ति पर, जैसे एक्स से वाई कार्टेशियन में हम चलते हैं तो पहले एक्स पर फिर वाई पर, तो उसी प्रकार से जब एलिमेंट यहाँ पर हम अवयव में चलेंगे तो पहले चलेंगे हम पंक्ति पर, रो पर। तो पहले में जब रो पर चलेंगे तो इसमें पूरे का नाम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नाम लिखाता है पंक्ति का, फिर लिखाता है स्तंभ का। तो पंक्ति में जब हम चलते हैं रो में, तो रो में रिप्रेजेंट करता है, जो भी नंबर लिखा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, होगा ना। तो इस प्रकार से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पंक्ति है, हाँ ठीक है भाई, A1 है, A1 ये सब पंक्ति है। कौन सा पंक्ति, पहला पंक्ति। अब आइए स्तंभ पर, अब ये देखिए ये कौन सा स्तंभ है, आप कहेंगे पहला, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला पहला पहला, ये हो जाएगा दूसरा दूसरा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा तीसरा तीसरा, 4 4 4। ओके, तो अब इसका देखिए, अब कभी कभी आप लोग जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो हम डायरेक्टली ये लिख देंगे कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 C2 C3 C4, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एलिमेंट क्या करना है, सिंपल A11 का मतलब क्या हुआ कि ये पहले पंक्ति का और स्तंभ में भी पहले पोजीशन पर है। तो अब इस प्रकार से आप किसी का भी नामकरण कर सकते हैं। हम कह दे A23, पहले थोड़ा सिंपल और बता दे, A12 का मतलब पहले ही पंक्ति में चल रहा है बट स्तंभ में दूसरे पोजीशन पर है, तो इसलिए A12 मिल गया। हम कह दे A32 बताओ, तो A32 का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे जैसे A32 है तो पंक्ति में कौन से स्थान पर है, पंक्ति में तीसरे लाइन पर है, और स्तंभ में देखा जाए तो दूसरे पोजीशन पर है, तो इसलिए इसका नाम हो गया A32। ओके, तो अब देखिए एक चीज और, ये इतना हो गया। अब देखिए अभी तक तो हम लगभग नहीं बताएंगे, पंक्ति को जो है अब यहाँ पर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पंक्ति को हम कर देते हैं I से, और इसको कर देते हैं J से। पंक्ति को हम सिंपल किससे करते हैं, I से, और उसके बाद कॉलम को कर देते हैं J से। ये होता है इसका नामकरण। तो अब जैसे अगर हम लिखना चाहें तो जैसे हम क्या लिख देंगे, देखिए ये A का मतलब एलिमेंट है, कोई भी अवयव है, हमको ये नहीं पता कौन सा है।
और यहाँ पर हम लिख देंगे आई जे। अब जो आई और जे की जगह हम पुट कर दें, एक एक पुट किए तो पहला हो गया, एक दो किए तो दूसरा हो गया, तीन दो किए तो तीसरे का दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर देगा प्रत्येक एलिमेंट को। ओके, लेकिन एलिमेंट कितना कितना एलिमेंट हम लिखेंगे, मान लीजिए अगर ऐसे ही लिख दें तो आप जितना मन करें उतना लिख देंगे। तो इस चीज को डिनोटेट करने के लिए m क्रॉस n लगता है। ये क्या है, आप कहेंगे ये बता देता है कोटि। जैसे ये कोटि बताता है तो इससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है, हाँ इस मैट्रिक्स में इतने ही एलिमेंट हैं। और जब एलिमेंट पता चल जाएगा तो हम आराम से वहां से प्रत्येक एलिमेंट का नामकरण कर लेंगे। तो सिंपल देखिए यही था कि सबसे पहले देखिए इसमें क्या हमने जैसे कोटि को देखा, तो कोटि से हमको ये समझ में आया कि हाँ इस मैट्रिक्स में जितना भी कोटि है उसी के मल्टीप्लाई से जितना भी नंबर आ रहा है उतने ही एलिमेंट होंगे। जैसे एक बार फिर से समझते हैं, मान लीजिए हम कहें 3/2 इसका क्या है, कोटि है। तो एलिमेंट कितने हुए, एलिमेंट हो गए 6। अब 6 एलिमेंट अगर हैं तो 6 एलिमेंट का नामकरण कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसका कोटि कौन सा है, क्या चीज है। तो देखिए 6 एलिमेंट अगर है, हमको नामकरण करना है, कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 रिप्रेजेंट करता है पंक्ति को, R1 R2 R3, यानी इसमें कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 2 कॉलम है, यानी 1 कॉलम 2 कॉलम, ये 2 क्या चीज है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप ये बताइए, जब आपको इतना पता चल गया तो अब पहला एलिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, अब नामकरण करना है भाई। यहाँ पर ए तो पहले से रहेगा ए, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे पहले पंक्ति क्या है और पहले कॉलम का है A11, इसको क्या लिखेंगे A12, इसको A21, A22, A31, A32। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको सिंपली देखिए कोई भी इस प्रकार से मैट्रिक्स, अभी आगे आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे इसी प्रकार से मिलेंगे, ऐसे ही दे देगा, कह देगा कि आई और जे का मान इतना है तो लिखिए, तो आपको सिंपल ऐसे ही करने रहेंगे। तो आपको यहाँ से हम बता दिए कि अगर कोटि आपको दिया जाए, कोटि दे दिया जाए, तो आप कोटि से जो है मैट्रिक्स के बारे में पूरा एलिमेंट लिख सकते हैं। और अगर मैट्रिक्स के पूरा एलिमेंट आपको पता हो तो आप कोटि लिख सकते हैं। तो दोनों में हम समझ लीजिए, आगे से भी समझ लीजिए और पीछे से भी किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट में हमने सिंपल क्या देखा कि जैसे जो भी एलिमेंट है वो पहला रिप्रेजेंट करता है। देखिए पहला तो पंक्ति वाला हो गया, और पंक्ति वाले को हम क्या लिख देते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और कॉलम अगर रहेगा तो उसे जे से डिनोट करते हैं। ओके, इतना आप लोगों को हमें लगता है कि सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं इसके प्रकार के, अभी प्रश्न नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत पहले हम चलेंगे। अब आव्यूह का निरूपण हो गया तो आव्यूह के प्रकार पर। वैसे प्रकार तो बहुत होते हैं, देखते हैं कि कितना प्रकार बताना चाहिए उतना ही बताते हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं आव्यूह के प्रकार पर। अब हम चलते हैं कि थोड़ा ये जान लेते हैं कि आव्यूह के प्रकार में कौन कौन सा आव्यूह है। तो वैसे अगर आप देखें तो आप लोगों को ज्यादातर नहीं पढ़ना है, बस बहुत 5 से 6 होंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा दे, ताकि ये हो कि अगर आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स के हम मैथ से पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पर ये रहे कि हाँ कुछ चीज़ों को जानते हैं। वैसे भी अगर इंटर में जानते हैं तो ये नहीं है कि कोई गलत चीज़ है। जैसे देखिए आव्यूहों के प्रकार में आप लोग अगर सिंपल देखें तो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में पंक्ति आव्यूह मिल जाएगा, ऊर्ध्वाधर मिल जाएगा यानी स्तंभ आव्यूह मिल जाएगा, वर्ग आव्यूह मिलेगा, विकर्ण, अदिश, तत्समक और शून्य। ये एक आध दो थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, अभी एक दो और बता देंगे। तो पहले एक किनारे से समझते हैं। देखिए पहला है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। अब आप ये बताइए क्षैतिज आव्यूह को छोड़िए, क्षैतिज आप लोगों को पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल होता है, जो भी अब हॉरिजॉन्टल मैथ में लेकर चले तो जो एक्स एक्सिस के समान हो। अब एक्स एक्सिस भाई लाइन को देखा जाए तो ऐसे ही ना लाइन होता है, तो सिंपल आपको ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो दिखने में आपको कैसा लगे, क्षैतिज रहे। अब क्षैतिज कैसे होगा इसके पीछे का मैथ भी बताएंगे, पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए लिख दिया मैं 2 3 1 5, यहाँ पर लिख दिए 3 4 2 7, इस प्रकार से लिख दिए। और इसका यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर कोटि लिखें तो 2 पंक्ति है ना, 2 और यहाँ पर आ गया 4, 2/4 का हो गया ये आव्यूह। अब देखिए क्षैतिज आव्यूह होता क्या है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें
पंक्ति की संख्या जो है वो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अगर कम होती है तो उसे सिंपल हम बोल देते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए ये लिख दे थोड़ा सा, इसे हम रो बोलते हैं पंक्ति और इसे बोलते हैं कॉलम यानी स्तंभ। तो जैसे जैसे सी कॉलम बढ़ रहा है आप ये देख रहे हैं कि हाँ ये क्षैतिज में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे इसको मत ज़्यादा बढ़ाइएगा भाई, आर को बढ़ा देंगे तो इक्वल बन जाएगा। तो इसलिए जो है सिंपल अगर देखें क्षैतिज आव्यूह क्या होता है तो ऐसा आव्यूह जिसमें सी यानी कॉलम, ठीक है ना, तो स्तंभ की जो है संख्या वो अगर पंक्ति की संख्या से ज्यादा है तो उसे बोल देंगे हम क्षैतिज आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में थोड़ा सा इसी के उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, इसी को आप उलट दीजिए भाई, मान लीजिए ऐसे कर दीजिए सिंपल 3 2 5 1 वही ना, हाँ 7 8 3 -2 इस प्रकार से हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ ऊर्ध्वाधर तो है, ऊर्ध्वाधर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति की संख्या ज्यादा है। ज्यादा कितना है 2, तो पंक्ति की संख्या अगर ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, कॉलम की, तो सिंपल वो हो जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। देखिए एग्जाम्पल को ध्यान रखते रहिएगा, ये पहले का है ये दूसरे का है। अब आप लोग इस पर जो है बहुतेरे एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल जो भी रहे जहां भी रहे, इससे ये नहीं है कि दो ही का अंतर है, कुछ भी अंतर रहना चाहिए। अगर ये बड़ा तो क्षैतिज, ये बड़ा तो कॉलम, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर वही होता है। तो इन सब चीजों को आप लोग एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। अब आते हैं थोड़ा तीसरे नंबर पे, वर्ग आव्यूह। तो देखिए तीसरा है वर्ग आव्यूह। तो सिंपल ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर देखिए ऐसे आ गया 3 5 7 2, तो ये क्या चीज है, आप कहेंगे 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जहां कहीं भी m बराबर n हो जाए, सिंपल समझ लीजिए m क्रॉस n लिखते हैं तो m बराबर n हो जाए तो वो हो जाएगा सिंपल वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पर क्या हो जाए, m क्रॉस n होता है ना, तो n ज्यादा हो जाए, यहाँ पर m ज्यादा हो जाए, ये होता है सिंपल वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जैसे आप लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे सारणी, तो वर्ग आव्यूह का ही निकलता है। क्यों निकलता है सब बताएंगे। अब देखिए चलते हैं हम चौथे नंबर पे। सिंपल देखिए बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं। अब डिफिनेशन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू हम बता भी दे रहे हैं क्या बन सकता है इन तीनों में, ठीक है ना। ये तीनों थोड़ा अभी क्योंकि थोड़ा अगर इसको अभी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। ओके, ये नहीं है कि कठिन है, बट थोड़ा समझने में अगर गलती करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए 3 तक तो हो गए, चौथे पे हम आते हैं पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में क्या है, सिंपल एक पंक्ति बना दीजिए, आव्यूह का एक पंक्ति बना दीजिए। जैसे हम कहते हैं 5 1 7 3 इस प्रकार से बना दिए। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर पंक्ति आव्यूह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब m क्रॉस n लिखेंगे तो देखिए 1 क्रॉस 4, तो जहां कहीं भी m बराबर 1 हो जाए और n का मान कोई वैल्यू हो n का, तो वो सिंपल हो जाता है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जहां भी m बराबर 1 यानी केवल और केवल एक पंक्ति हो तो उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। इसी का अपोजिट हो जाता है स्तंभ आव्यूह, जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो उसे बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। अब जैसे 5 नंबर की अगर बात किया जाए 5 1 7 3, तो 4 क्रॉस 1 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो है स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दिखने में स्तंभ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब n देखेंगे यानी स्तंभ की संख्या तो सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब आप कहेंगे 2 कर देंगे तो नहीं होगा क्या, जैसे ही 2 करेंगे तो ये बन जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यहाँ पर जैसे ही 2 करेंगे तो ये बन जाएगा क्षैतिज आव्यूह। तो इसलिए हर एक चीज का अलग अलग अर्थ है। अगर एक ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल पंक्ति आव्यूह। अगर आप कहेंगे नहीं हम 2-3 लाइन बढ़ा दे तो क्या होगा, तो सिंपल क्षैतिज आव्यूह में चले जाएंगे। यहाँ पर सेम काम यहाँ पर इसी समझ लीजिए बना ही है एक प्रकार से। ओके, तो अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। हाँ, इसको समझना है आपको। देखिए 6 नंबर, अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि विकर्ण होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम विकर्ण हर चीज में पढ़े हैं, वर्ग में विकर्ण पढ़े हैं, आयत में पढ़े हैं, तो मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स में क्या होता है, तो सिंपल विकर्ण वही होता है। देखिए विकर्ण कोई भी वर्ग आव्यूह लीजिए, वर्ग आव्यूह में अब विकर्ण 2 तरीके से हो सकता है। आप कहेंगे कि इधर का लें या इधर का लें,
तो विकर्ण जो होता है ये यही होता है, देखिए मुख्य विकर्ण ये होता है। तो मुख्य विकर्ण क्या है, सिंपली जब हम कोई भी अवयव ले लेते हैं तो उसमें अगर इस प्रकार देखिए, इधर मत चलिएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ओके, तो इसी वाले को लेंगे अगर, तो इसे हम बोलते हैं, इसके एलिमेंट को मुख्य विकर्ण अवयव, तो मुख्य विकर्ण अवयव बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सेम का काम यही होता है। विकर्ण अवयव क्या होता है, ऐसे अवयव जिनमें मुख्य विकर्ण अवयव वही केवल रहेंगे तो सभी, लेकिन वही केवल नंबर में रहेंगे, नहीं तो और सब जीरो हो जाते हैं। तो उनके सिवा, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा पहले एक चीज बनाते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम 7 0 0 0 -3 0 0 0 रूट में 5, इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर केवल और केवल ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है ना, यही केवल यहाँ पर है, नहीं तो और सब के सब जीरो है। तो हम यहाँ पर सिंपल ये बोल सकते हैं कि जिनमें, अब मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, जिनमें आई बराबर जे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर देखिए आप ये देखते हैं कि 1 1 होता है ना, और यहाँ पर 2 2 होता है, यहाँ पर 3 3 होता है। तो जहाँ पर आई बराबर जे के ही एलिमेंट जीरो ना हो और सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उन्हें हम बोल देंगे सिंपल विकर्ण अवयव। जिनमें विकर्ण के एलिमेंट के अलावा और सभी एलिमेंट जीरो हो तो उन्हें बोल देंगे विकर्ण अवयव। अब देखिए एक चीज आपको समझना है, जैसे यहाँ पर क्या है, विकर्ण में क्या है, देखिए 7 -3 रूट में 5, सब अलग अलग है। हो सकता है कि सब समान हो जाए, हो सकता है ना। तो सेम प्रोसेस आप यही कर लीजिए कि सभी को समान कर लीजिए। हो सकता है कि सब कोई समान हो जाए। अगर जहां कहीं भी सब कोई समान हो जाए, एलिमेंट के प्रत्येक अवयव समान हो जाए, तो उन्हें बोल देते हैं हम अदिश अवयव। 7 नंबर अदिश अवयव। तो अदिश अवयव अगर एक प्रकार से देखा जाए तो इसी से ही निकला है। ओके, तो इसी से ही निकला है, इसलिए आपको याद करने का समझ लीजिए आसान तरीका है। अगर कोई भी आप पहले शुरुआती वर्ग अवयव से होता है, कोई भी वर्ग अवयव लेंगे तो जिसमें m बराबर n हो जाता है। कोई भी वर्ग अवयव में ही हम ये देख लेते हैं कि अगर मेन डायगोनल एलिमेंट जो है, अगर उनको छोड़कर प्रत्येक एलिमेंट अगर जीरो है तो उन्हें बोल देंगे हम विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव में ही अगर विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाए, एक को छोड़ करके, एक को भी मत लीजिएगा, समान हो जाए तो उन्हें हम बोल देते हैं अदिश अवयव। अब देखिए, अब एक ट्विस्ट और है। अब ये मान लीजिए कि 7 को अभी कॉमन लेना नहीं बताया है मैट्रिक्स में, खैर छोड़िए। अब ये जान लीजिए, जहां कहीं भी प्रत्येक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, मेन डायगोनल अगर एक हो जाए तो हम उन्हें सिंपल क्या बोल देंगे कि ये जो है इन्हें बोलते हैं इकाई या तत्समक अवयव। तो इकाई या तत्समक अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाएगा। तो इन्हीं तीनों में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कोई सा भी एक इसमें से दे दिया, तीनों आपको दे देगा कि ये कौन सा है। तो आपको ध्यान ये देना है, एलिमेंट है अगर अलग अलग है तो विकर्ण अवयव, समान है तो अदिश अवयव, एक हो गया तो इकाई अवयव। अब मान लीजिए कुल घट जाए, 0 0 हो जाए। अब देखिए हम 3x3 का लेकर आपको सब बता दिए, 2x2 का हो सकता है, 4x4 कुछ भी कहो, लेकिन ये सब केवल कब संभव है, देखिए ये सब कहाँ से, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव, शून्य अवयव। शून्य तो कोई में भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों जो है वही संभव है जहां पर m बराबर n हो, यानी वर्ग अवयव हो, नहीं तो बिना वर्ग अवयव के ये संभव नहीं। तो अब ये हो गया 9 नंबर। तो सिंपल एक बार थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। जैसे देखिए पहला हमने देखा क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव में हमने ये देखा कि जहां पर हम m क्रॉस n लिख रहे हैं, जहां पर n की संख्या ज्यादा अगर है, n की संख्या ज्यादा है तो वो कुछ मैट्रिक्स ही दिखने में क्षैतिज दिखेगा, तो इसलिए उसे बोल देंगे क्षैतिज अवयव। जब हम m क्रॉस n का मैट्रिक्स लेंगे जिसमें m की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उसे बोल देंगे हम सिंपल ऊर्ध्वाधर अवयव। वर्ग अवयव वही होता है जिसमें m बराबर n हो, m बराबर n है तो उसे बोल देंगे वर्ग अवयव। वर्ग अवयव सिंपली देखिए, आप लोगों को 2 का पढ़ना है, 3 का पढ़ना है, 4 का आप लोगों को तनिक भी जिक्र नहीं मिलेगा आपको पूरे बुक में। ओके, क्योंकि बहुत ही जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, तो पंक्ति अवयव सिंपल ऐसे ही भाई, अगर देखा जाए कोई मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो तो उसे बोल देंगे पंक्ति अवयव,
कॉलम की संख्या 1 हो तो उसे बोल देंगे स्तंभ आव्यूह। अब उसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो देखिए डिफिनेशन अगर देना रहे तो वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो ना हो, ये तो हो गया पहला। अब इसी में जो है आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जिनमें जहां पर i बराबर j हो वही एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, वो हो जाएगा मुख्य विकर्ण। अब इसमें क्या है, एलिमेंट अगर हम देख रहे हैं एलिमेंट को समान ना हो, अगर समान हो गया तो अदिश हो जाएगा। ओके, कोई सा भी नंबर ले लें, बस ध्यान ये रहे ये सब ऊपर नीचे का जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर i बराबर j जहाँ भी है वही एलिमेंट रहेगा और सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो i बराबर j है वहाँ के प्रत्येक एलिमेंट समान हो जाएंगे और सब जीरो। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे और सब जीरो। तो इन्हें बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, इकाई या तत्समक आव्यूह। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, तत्समक आव्यूह। और यहाँ से आ जाएगा देखिए 9 नंबर, इसे बोल देंगे हम शून्य या रिक्त आव्यूह। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 आव्यूह को हम और थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद तब हम बंद करेंगे। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा और 2-3 बता देते हैं। वैसे तो आपको बुक में ये नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, अन्य किसी प्रकाशन में देखेंगे जैसे बालाजी, नगीन प्रकाशन, तो उसमें मिल सकते हैं, और नगीन में तो कन्फर्म ही है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, यानी अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये दोनों वहीं पर संभव है जहां पर वर्ग आव्यूह रहे। कौन सा आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिनमें m बराबर n हो जाता है वो हो जाता है सिंपल वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या देखना है, जैसे देखिए कोई सा भी आप वर्ग आव्यूह बना लीजिए एक बार पहले। जैसे मान लीजिए हम सिंपल बना देते हैं, जैसे 2 3 1 7 5 0 3। तो हम ये बता रहे थे कि अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह। तो सिंपली ये वहीं पर संभव जहां पर वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ग आव्यूह कोई सा भी एक बना लिया। अब आपको एक चीज समझना है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 2 1 3। अब एलिमेंट में तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम लिख रहे हैं, खैर ए कर लें, चलिए ए ही कर देते हैं, अभी आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए ये चीज है। अब यहाँ पर हमको सिंपली करना क्या है, ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, जैसे यहाँ पर जो भी आव्यूह आपको दिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। देखिए A11, अगर इसको हम ऐसे कर दें, आप लोग ध्यान से समझिए, इस चीज को मैं काट रहा हूं, काटूंगा नहीं, खैर बनाने के लिए। आपको ये क्या दिख रहा है, अब दिखेगा, थोड़ा डार्क हो गया तो अब दिखेगा। आप कहेंगे हमको ये त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, आप कहेंगे आव्यूह में ऊपर दिख रहा है, तो ऊपरी त्रिभुजी हो गया। तो अब ये ही होता है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, जिसमें यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट जीरो होते हैं। कौन से जीरो होते हैं, अभी देखिए समझिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया मैं 5 3 2, फिर उसके बाद देखिए 0 2 -1, फिर मान लीजिए यहाँ पर फिर 0 0 3। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये त्रिभुजी बन रहा है ना, ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये हो जाएगा। यहाँ से ये 0, तो अब आप मैथमेटिकल में जब चलेंगे, अब यहाँ से आप ये बोल देंगे कि देखिए ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे पहला वाला i होता है और दूसरा वाला j, तो यहाँ i j। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि i जो है ग्रेटर देन है किससे, j से, i ग्रेटर देन j, और किसी में भी ऐसा नहीं है, i जो है ग्रेटर देन j। अब i क्या है, जो पंक्ति वाले को बता रहा है कि हाँ ये पंक्ति में है, j क्या है, जो ठीक है ना, ये पंक्ति वाला i और j क्या है, ऊर्ध्वाधर कॉलम वाला। तो अब यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जहां पर i इज ग्रेटर देन j वाला एलिमेंट क्या हो जाए, 0, तो उससे बनेगा क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब जब डिफिनेशन अगर बनना रहे तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें i ग्रेटर देन j, अब जैसे लिखा कैसे रहता है, जैसे देखिए a i j बराबर 0, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें a i j यानी ये मैट्रिक्स को शो करने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बराबर 0। इफ यानी यदि, कब 0 होगा, जब i ग्रेटर देन j। तो आप लोग ध्यान से समझिए, ऐसा आव्यूह जिनमें
आई ग्रेटर देन जे जब हो तो वहां के प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए तो उन्हें बोल देते हैं हम सिंपली अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में, तो सिंपल ए भी वर्ग आप यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये आ गया मैट्रिक्स। तो इनमें हमको सिंपली करना क्या है, ये देखिए बन गया ना। तो सिंपल यही उल्टा वाला प्रोसेस कर देंगे, जहां पर जे ग्रेटर देन किससे हो, आई से, इस पोजीशन पर एलिमेंट जीरो हो जाए, इसे हम बोल देते हैं लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। यानी नीचे त्रिभुज बनना है ना, तो लोअर ट्रिएंगुलर हो गया। एलिमेंट लिखना है तो नहीं, यहाँ एलिमेंट रहेंगे 1, 5, 2, इस प्रकार से ये क्या बन गया, लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स को ही केवल यहीं पर करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो पहले तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 को निपटारा कर दिया जाए, क्योंकि इतना थ्योरी पर्याप्त है उसके लिए। तो इसी प्रकार से पढ़ते चलेंगे तो बेहतर रहेगा, जैसे जितना थ्योरी पढ़े उतना पूरा हम प्रश्न को करते चलेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।